ओके, सो बेसिकली एक बार सिलेबस देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ना है। ये देखो ऐसे, ये आपकी वेबसाइट आपको याद होगी होपफुली। अरे यार, ये इतनी चीज़ें ना रैंडम खुली हुई होती है। एक सेकेंड ना। अरे ये ऐसे क्यों आ रहा है? क्यों भाई, हमें दिखाई नहीं दे रहा है पीओएस नॉलेज पोर्टल में। हाँ, मैं कुछ गलत क्लिक कर रही हूँ। इंटरमीडिएट पेपर 1 अकाउंटिंग स्टडी मटेरियल एप्लीकेबल फॉर May 21 एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स, राइट। सो सी बेसिकली आपका जितना भी अकाउंट्स का सिलेबस है वो 3 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अगर मॉड्यूल 1 जो देखोगे आप, मॉड्यूल 1 में पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर होते हैं। सो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है, एक फ्रेमवर्क होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो फ्रेमवर्क क्या है वो समझेंगे हम। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किन किन को एप्लीकेबल होते हैं, ओके। एंड ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है, तो ये सबसे बड़ा पार्ट है, मतलब इसमें एक एक इंडिविजुअल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम देखते हैं। सो ये पूरा मॉड्यूल 1 इज डेडिकेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जब हम देखेंगे, डरो मत, अभी ये नहीं करने वाले तुरंत। इफ यू सी 1 2 3 10 11 12 13 16, ओके। सो बेसिकली 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके सिलेबस का हिस्सा है। उसमें से जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो है, ये हम सेपरेटली यहाँ पे नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि इनके लिए डेडिकेटेड चैप्टर्स है। तो नीचे जब रिस्पेक्टिव मॉड्यूल में वो डेडिकेटेड चैप्टर आएगा, हम वो डेडिकेटेड चैप्टर कर लेंगे। सो यहाँ पे वो पढ़ने नहीं पड़ेंगे। सो वैसे देखा जाए तो जो थ्योरी वाइज कवर करना है हमें, वो 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जो कि बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। अगर आप ग्रुप 2 एडवांस अकाउंटिंग देखोगे तो एडवांस अकाउंटिंग काफ़ी हैवी हो जाता है फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि उस पार्ट में 14 to 16 रफली अराउंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं। तो दैट मतलब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पार्ट बहुत हैवी है ग्रुप 2 में। ग्रुप 1 रिलेटिवली वेरी लाइट। ना कितना इंपॉर्टेंस है ये मॉड्यूल 1 को, इस पे आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 आता है, विच इज कंपलसरी क्वेश्चन। ओके, सो कंपलसरी क्वेश्चन जो 20 मार्क का होता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे ही आता है। तो ये मॉड्यूल आप ऑप्शन में छोड़ ही नहीं सकते हो और छोड़ना भी नहीं है। ये मॉड्यूल के बारे में कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब सिर्फ थ्योरी पार्ट हम लास्ट में करेंगे, सबसे गलत अप्रोच। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये थ्योरी पार्ट है, मतलब यस वो रूल्स गाइडलाइंस बताता है कि अकाउंटिंग करना कैसे है, ट्रू, बट अकाउंटिंग करना कैसे है ये प्रैक्टिकल है, मतलब ये करना पड़ता है हमें। मेरे हिसाब से इस मॉड्यूल को अगर रेट करना हो तो इम्पोर्टेंस वाइज सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। एंड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको या अकाउंट्स जब भी सीखते हो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेस होते हैं। तो ये कंसेप्शंस निकाल दो कि थ्योरी वाला पार्ट है, बोरिंग वाला पार्ट है, ये बहुत लोग सुनाते हैं। लेकिन मैं पर्सनली बताती हूँ कि वैसे देखा जाए तो 6 ही स्टैंडर्ड्स पढ़ने जो इतने बड़े हैं नहीं। 20 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं, इंटरेस्टिंग है और हाथ के मार्क्स है, ऑप्शन में तो छोड़ ही नहीं सकते। मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 2 ये पूरा डेडिकेटेड है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनीज के रिलेटेड है ये।
सो इसमें क्या क्या कवर होता है कि कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाने हैं। मतलब आपने फाउंडेशन लेवल पे सीखा था कि बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के कैसे बनाने। सो उनका P&L बैलेंस शीट हमने देखा था, करेक्ट। लेकिन कंपनी का जो P&L और बैलेंस शीट होता है वो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप जैसा नहीं होता है। सो कंपनी का P&L बैलेंस शीट कैसे बनता है, हमें कंपनीज के लिए और एक चीज बनानी पड़ती है विच इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो यूनिट 1 यूनिट 2, तो ये मॉड्यूल में बेसिकली कुछ पार्ट में हम क्या सीखने वाले हैं, हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। ओके, उसके बाद और कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है जो कंपनीज से रिलेट करते हैं, जैसे बोनस शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। जैसे बोनस शेयर्स का अकाउंटिंग कैसे होता है, बोनस शेयर्स का मतलब क्या, राइट शेयर्स का मतलब क्या होता है, उसका अकाउंटिंग। प्रेफरेंस शेयर्स को जब रिडीम करते हो तो उसका अकाउंटिंग कैसे होता है। जो डिबेंचर्स होते हैं, आपने फाउंडेशन लेवल पे डिबेंचर्स को इशू करने का अकाउंटिंग देखा था। डिबेंचर्स को जब आप रिडीम करते हो तो उसका अकाउंटिंग कैसे होता है। और एक चैप्टर है विच इज प्री और सो इट इज प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो कंपनी बनने के पहले, कंपनी बनने के बाद कुछ प्रॉफिट्स का डिवीजन होता है, वो क्या है वो देखेंगे। सो ये पूरा जो हमने अभी देखा ये कंपनीज के केस में एप्लीकेबल होता है, क्योंकि शेयर्स, डिबेंचर्स, उनका रिडेम्पशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स, अकाउंटिंग, हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, ये सारा मॉड्यूल 2 कवर करता है। सो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ऑब्वियसली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। काफी बार जब आप आर्टिकलशिप के लिए जाओगे या सीए बनोगे तो आपका मेजॉरिटी ऑफ योर वर्क वुड बी सराउंडिंग टू कंपनीज। ज्यादा करके हम सराउंडिंग मतलब ये कंपनीज को डील करते हैं। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 3 क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो अलग ट्रांजैक्शंस होते हैं। सो कुछ स्पेशल टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनके अकाउंटिंग से डील करता है। जैसे इन्वेस्टमेंट, तो अगर कोई इंडिविजुअल्स है, कोई कंपनीज है, अगर वो इन्वेस्ट करती है, कोई भी बिजनेस है अगर वो इन्वेस्ट करता है तो इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग कैसे करना। ओके, तो यहाँ पे ना मॉड्यूल 3 में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। मॉड्यूल 3 ने इंडिविजुअल टाइप के कुछ ट्रांजैक्शंस लिए हुए और उनके अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, फिर इंश्योरेंस का अकाउंटिंग। ओके, उसके बाद हायर परचेज ट्रांजैक्शंस करके कुछ होते हैं, इंस्टॉलमेंट्स करके कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसका अकाउंटिंग। उसके बाद ब्रांच, अब हम सुनते हैं काफी बार वर्ड्स भी यूज करते हैं, अरे ये उस बिजनेस की ब्रांच है। तो अगर एक बिजनेस के मल्टीपल ब्रांचेस है तो उसका अकाउंटिंग कैसे करना, डिपार्टमेंट्स का अकाउंटिंग। ओके, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, वो उसका क्या करना, मतलब क्या कुछ ऐसा करना चाहिए कि कंपनी को बेनिफिशियल हो। सो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अगर आपके पास आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, इसे आप सिंगल एंट्री भी बोलते हो, जो आपने 12th में थोड़ा किया था, राइट। सो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स अगर आपके पास अवेलेबल है, कोई भी सिनेरियो में हो सकते हैं, या तो बिजनेसमैन ने खुद आधे अधूरे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं, या एक सिनेरियो ले लो जैसे बिजनेस को आग लग गई और रिकॉर्ड्स बिजनेस के डिस्ट्रॉय हो गए, बस अभी आधे अधूरे रिकॉर्ड्स है हमारे पास। सो आधे अधूरे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से हाउ टू कंस्ट्रक्ट कंप्लीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये आता है आपके मॉड्यूल 3 में। सो अगेन मॉड्यूल 3 स्कैटर्ड है और बहुत अलग अलग टाइप के चैप्टर्स है इसमें। पर्सनल लेवल पे ग्रुप 1 का जो अकाउंट्स है वो रिलेटिवली लाइट है, अगर फाउंडेशन का बेस अच्छा रहा तो ये अच्छा जाता है, स्कोरिंग है। मॉड्यूल 3 अगर आप देखोगे तो काफी हेवी चैप्टर्स है इसमें, क्योंकि इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट चैप्टर्स। ओके, तो मॉड्यूल 3 भी काफी इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल 2 भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली तीनों मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मॉड्यूल 2 है उसमें कुछ चैप्टर्स ना रिलेटिवली छोटे हैं, तो लाइट हो जाता है मॉड्यूल 2 थोड़ा। मॉड्यूल 3 जो है ना ये हेवी है, क्योंकि उसमें ये जितने भी चैप्टर्स है एक तो सब अलग अलग है, ओके, और मतलब बड़े भी है थोड़े। सो ये बेसिकली हमें पढ़ना है, ये हमारा अकाउंट्स का सिलेबस है। इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स?
नहीं ना। हाँ मतलब इसमें तो कुछ मैंने अभी ज़्यादा बताया ही नहीं है तो डाउट नहीं होगा। और हाँ मतलब बेसिक तो यही है और अकाउंट्स के बारे में कि ये हमेशा से सब्जेक्टिव ही रहा है, तो इसमें एमसीक्यू वगैरह का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। इतना सॉल्व करने के लिए चीज़ें हैं तो एमसीक्यू तो है ही नहीं इसमें कुछ भी। ओके, हम स्टार्ट करेंगे आज डायरेक्टली मॉड्यूल 3 के एक टॉपिक से, विच इज चैप्टर 9 इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। किसी को ऐसे कुछ होगा कि मैम फाउंडेशन में हमने चैप्टर 1 से चालू किया था तो कुछ लिंकिंग होता है क्या, आप डायरेक्टली मॉड्यूल 3 पे जा रहे हो वो भी उसके चैप्टर 9 पे? तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अकाउंट्स का जो बेसिक्स था वो तो आप सीख ही चुके हो। तो अभी हम इसमें से जनरली जो फाउंडेशन लेवल से जो चैप्टर समझने के लिए थोड़ा इजी होता है हम उससे स्टार्ट करेंगे, विच इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। जैसे फाउंडेशन के लिए भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो बेसिक इंस्ट्रक्शंस। अकाउंट्स के लिए बड़ी नोटबुक रखो, A4 साइज एटलीस्ट, 200 पेजेस। ओके, कंपलसरी 2 टाइप के पेन्स लेके बैठना है, ब्लैक तो मतलब नोटबुक में लिखो क्योंकि पेपर ब्लैक लिखना होता है, और रेड इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करने के लिए। ये तो बेसिक है हमारा। बड़ी स्केल लेके बैठो, ऑब्वियसली बहुत सारा कुछ हम क्रिएटिव चीजें नहीं करेंगे लेकिन बेसिक फॉर्मेट ड्रॉ करना जरूरी होता है। लंबी वाली स्केल लेके बैठो। अब ये कुछ मतलब बताने वाले इंस्ट्रक्शन है नहीं, फाउंडेशन में कर चुके हो, बट फिर भी मुझे रिस्क ही नहीं चाहिए तुम लोगों से। अल्ताफ तूने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिस कर लिया। अल्ताफ पूरा कंफ्यूज, क्या हो रहा है, ये इतना कंफ्यूज क्यों है? अल्ताफ तू कुछ बोल रहा है तो मुझे आवाज नहीं आ रहा है। क्या? हाँ तू कुछ बोल रहा है तो मुझे आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है बस। हाँ, अब भी आया क्या घर पे? ऑलमोस्ट। चलो कुछ नहीं, मैंने बस बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है कि सब्जेक्ट में क्या क्या है। अभी हम एक्चुअली स्टार्ट कर रहे हैं। एक ही सेकेंड दो मुझे। ओके, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फाउंडेशन में हम बहुत सारी चीज़ें मतलब लिखते नहीं थे, सॉल्व तो सारी चीज़ें करते थे लेकिन इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हम नोट्स भी लिखते हैं चैप्टर में, क्योंकि फिर वो याद नहीं रहता है रिवीजन करने के लिए। तो इसमें काफ़ी चार्ट्स भी बनेंगे, लिखेंगे, रिवीजन के लिए सॉल्व तो करेंगे। सो ये चैप्टर में सीखना क्या है? ये चैप्टर में सीखना है कि जब भी अगर आप कोई इंडिविजुअल हो या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो और अगर आप इन्वेस्ट करते हो, ओके ये वर्ड हमने सुना हुआ है, तो वो इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग कैसे करना है। तो यहाँ पे पहले हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या वो बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्वेस्ट कर रहा है, और उसके बुक्स में ओके वो चीज में जिसमें उसने इन्वेस्ट किया हुआ है उसका अकाउंटिंग कैसे होता है वो हमें सीखना है। ओके, तो पहले तो हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। जब मैं बोलती हूँ इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या है? क्या होती है इन्वेस्टमेंट? ऐसी एसेट जो हमें बाद में अच्छा प्रॉफिट देगी। ओके, और
राइट, ऐसा कोई तो एसेट मोहम्मद बोल रहा है कि जो हमें इनकम कमा के दे, उसे हम इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। ओके, सलोनी बोल रही है मैम जहाँ पे हमारा पैसा ग्रो हो, ग्रोथ ऑफ मनी हो पाए। ओके, वैभवी बोलते हैं मतलब अपन कुछ तो इन्वेस्ट करते हैं वही। ओके एकदम रैंडम चीज आई है ये, कि हम कुछ तो इन्वेस्ट करते हैं वही। ओके, सो बेसिकली टेक्निकल टर्म्स में आपने जो लोग जो बोला है बस उससे ही एग्जैक्टली डेफिनेशन बताए। सो इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट, ओके, which is held with the intention first of either earning income which can be by way of interest, dividend, rent, or second, investment can be an asset, okay, which is held for capital appreciation। सीखेंगे एक एक चीज, डरो मत। और इट कैन बी एन एसेट विच इज हेल्ड फॉर एनी अदर बेनिफिट। ओके, देखते हैं इसको एक एक चीज को। तो अगर आप बिजनेस में कोई एसेट खरीदते हो और उसे पकड़ के रखते हो, होल्ड कर रहे हो आप वो एसेट को, क्यों? क्योंकि आपका इरादा है कि यार इसे होल्ड करने से ना या तो हमें इनकम मिलेगी। आपको उम्मीद है कि आप ये इन्वेस्टमेंट या एसेट को क्यों होल्ड कर रहे हो? क्योंकि आपको इनकम, यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप इनकम अर्न करोगे इससे। जैसे क्या? जैसे एक ही सेकेंड है, एक ही सेकेंड। मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा सा आवाज आ रहा था। हाँ, सो जब आप बिजनेस में कोई एसेट खरीद और, हाँ राइट, थैंक यू अल्ताफ। सो बिजनेस में अगर आप कोई एसेट खरीदते हो इस इंटेंशन से कि आपको पैसे कमाने हैं उससे, कैसे पैसे कमाने हो सकते हैं? जैसे मैंने एक शेयर खरीदा, क्यों खरीदा है? क्योंकि मुझे उससे डिविडेंड कमाना है। ओके, अभी डिविडेंड ये सब वर्ड्स आपको पता है। या फिर मैंने क्या किया, मैंने एक बैंक में पैसे लंबे समय तक रख दिए, फिक्स डिपॉजिट कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे रिकरेंटली ये पैसे इन्वेस्ट करके कमाई चाहिए, तो मुझे इंटरेस्ट मिलता है। या फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने एक बिल्डिंग खरीद ली, एक ऑफिस खरीद लिया या फिर बिल्डिंग में, और वो क्यों खरीदा? क्योंकि मुझे इंटेंशन था वो एसेट खरीदने का कि मुझे रेगुलरली उससे इनकम मिले। कैसे कैसे मैं उसको रेंट पे दे दूंगी और मुझे इनकम मिलेगी। सो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक ऐसी एसेट हो सकती है जो आप बिजनेस में इसके लिए होल्ड कर रहे हो बिकॉज यू इंटेंड टू अर्न इनकम आउट ऑफ इट, ईदर बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, बाय वे ऑफ डिविडेंड और बाय वे ऑफ रेंट। ओके, अब जरूरी नहीं है कि हमेशा आप कोई एसेट इसके लिए बिजनेस में खरीदते हो क्योंकि आपको इनकम चाहिए। कुछ कुछ एसेट्स आप इसके लिए खरीदते हो और पकड़ के रखते हो क्योंकि आपका पैसा ग्रो होना चाहिए। जैसे सलोनी ने बोला था कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब आपने जो पैसा लगाया वो एप्रिशिएट हुआ, बढ़ा। जैसे काफी लोग शेयर्स खरीदते हैं डिविडेंड के मोटिव से नहीं। अगर आपको पता होगा, और अगर नहीं पता होगा तो भी अभी थोड़ा सा ना फाइनेंशियल न्यूज पढ़ने लगो, शेयर मार्केट के बारे में, शेयर्स के बारे में। यू हैव टू रीड नाउ, क्योंकि अभी ये जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उनकी लेवल अलग है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रिलेट करेंगे। अब कुछ कुछ कंपनी, डिविडेंड का मतलब क्या होता है? जब मैं एक कंपनी का शेयर खरीदा मैंने, मतलब मुझे ओनरशिप मिली वो कंपनी की, करेक्ट? जब मुझे वो कंपनी की ओनरशिप मिलती है तो टेक्निकली मेरा वो कंपनी के प्रॉफिट्स पे अधिकार होता है, राइट? लेकिन अगर कंपनी डिक्लेयर करती है, अगर कंपनी बोलती है कि हाँ हमने जो प्रॉफिट कमाया हुआ है वो हम बांटेंगे, तो उसे डिविडेंड बोला जाता है। लेकिन क्या ये कंपनीज के केस में कंपलसरी होता है क्या कि वो जितना भी प्रॉफिट कमाते हैं वो उन्होंने बांटना ही चाहिए? नो, नॉट नेसेसरी। कंपनी बिल्कुल ऐसे कर सकती है
कि आपसे पैसे लिए, आपको कंपनी की ओनरशिप दी, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट बिजनेस में ही रखा। कंपनी बोल रही है हमें ये पैसों की जरूरत है बिजनेस ग्रो करने के लिए, राइट। तो जरूरी नहीं है कि जब भी आप शेयर खरीदते हो तो आपको डिविडेंड ही मिलेगा, इनकम ही मिलेगी ऐसे रेगुलर। तो फिर क्यों खरीदेंगे मैम शेयर? क्योंकि ऐसे होता है कि कुछ कंपनी के शेयर्स आप इस इरादे से खरीदते हो कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी मार्केट में। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने खुद ने एसबीआई का शेयर खरीदा था, एसबीआई बैंक है, मैंने उसका शेयर खरीदा था, 1-1.5 साल पहले खरीदा था 288 रुपीज से। जैसे कपड़ों का मार्केट होता है, शेयर्स का भी मार्केट होता है, शेयर मार्केट। फाउंडेशन लेवल पे हम ये पढ़े हुए हैं इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में। सो मैंने ये शेयर एसबीआई का क्यों खरीदा था? मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि मुझे एसबीआई रेगुलरली डिविडेंड पे करेगी तो मेरी कमाई अर्न हो, ओके। मेरा ये इंटेंशन था कि, एक सेकेंड, मेरा आवाज सबको ही ब्रेक हो रहा है क्या? यस, ओके। अच्छा, वैभवी को नहीं हो रहा? ओके। अगर 1-2 लोगों को भी ब्रेक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब मेरा नेटवर्क सही है, आप लोगों का रेंज का इशू है। जिनको भी आवाज ब्रेक हो रहा है एक बार प्लीज नेटवर्क चेक कर लो। ओके, चलो। सो मैंने ये जो एसबीआई का शेयर खरीदा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग बहुत सारा प्रॉफिट कुछ बांटेंगे, ज्यादा। लेकिन मेरी उम्मीद थी कि एक दिन, सिंस ये कंट्री की मेन बैंक है, ओके, इतनी बड़ी चेन है, इनको प्रॉफिट्स होगा, बिजनेस मॉडल इनका अच्छा लग रहा है, और एक दिन इनके एक शेयर की प्राइस बढ़ेगी। और आज आज अगर तुम देखोगे तो वो एसबीआई के एक शेयर की प्राइस इट इज समवेयर रेंजिंग अराउंड 400 टू 410। अब ये मैंने एसबीआई क्यों होल्ड करके रखा था? विद द इंटेंशन कि मैंने लगाया हुआ पैसा ग्रो होगा, दैट इज कैपिटल एप्रिसिएशन, तो उसे भी इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। या फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ऑल टुगेदर कुछ अलग बेनिफिट मिलने के लिए। अब मुझे बताओ कि हमने ये तो बोल दिया कि हम कहीं पे तो एक एसेट खरीदते हैं ये उम्मीद से कि हमें रेगुलरली उससे इनकम मिले बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट, तो वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। या फिर हमने कोई एसेट खरीदी ये इंटेंशन से कि हमारा लगाया हुआ पैसा ग्रो होगा, कैपिटल एप्रिसिएशन। ओके मैम, ये तो चीजें समझ गई। अब और ऐसी क्या एसेट होगी जो आप खरीदते हो और पकड़ के रखते हो विद द इंटेंशन दैट यू विल गेट सम अदर बेनिफिट्स? जैसे अदर बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? सोचो। यूजुअली हमें ये दो ही चीजें लगती है कि हम इन्वेस्टमेंट मतलब कोई एसेट खरीदते हैं या तो इनकम अर्न करने के लिए या तो पैसा ग्रो होने के लिए। और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? नहीं याद, कुछ नहीं क्लिक हो रहा है। ओके, मैं बता, हाँ बताओ, किसी को बताना है? सॉरी सॉरी, किसके लिए? गवर्नमेंट ग्रांट? नहीं, गवर्नमेंट ग्रांट का अभी नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ हुई, वो एसेट नहीं है ना, मतलब अभी। राइट, डेफिनेशन का ये नहीं भूलना है, इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट which your organization is holding. Why? So in order to either get income or for capital appreciation or for other benefits, तो वो एसेट आप इसके लिए होल्ड करके रख रहे हो क्योंकि आपको कुछ अदर बेनिफिट्स की उम्मीद है अदर देन रेगुलर इनकम या पैसों का बढ़ना, कैपिटल एप्रिसिएशन। जैसे मैं आपको बोलती हूँ, समवेयर अराउंड शायद से 2010 में या 2013 में, एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है, टाटा मोटर्स ने, एक इटली की कंपनी है, ओके, उसका एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बताती हूँ आपको, वो खरीदी थी। ओके, उसमें क्यों खरीदी? क्योंकि उनके बिजनेस में हेल्प होगा इसलिए।
ओके, सो अगर आप देखोगे कि टाटा, हाँ वैसे भी हो सकता है, लेकिन इसमें वो नहीं हुआ है। इस केस में क्या हुआ था कि टाटा मोटर्स ने ये एक इटालियन कंपनी खरीदी थी। कौन से इरादे से? तो इसके लिए उसने ये खरीदी नहीं थी, तो ये एसेट हो गई टाटा मोटर्स की, क्योंकि टाटा मोटर्स ने अगर ये इटालियन कंपनी खरीदी है मतलब उसके शेयर्स खरीदे हैं, ये एसेट हो गई। क्यों खरीदे ये शेयर्स? और आज तक आपको टाटा मोटर्स के बैलेंस शीट में ये कंपनी के शेयर्स दिखते हैं, सब्सिडियरी है वो। ये सब्सिडियरी वर्ड वगैरह सीखोगे आप, अभी बेसिक लेवल पे देखते हैं। आज तक आप, नहीं मैं बताती हूँ कि ये किसके लिए खरीदा था। ये जो इटली की कंपनी है ना, वो काफी फेमस थी फॉर ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग। सो टाटा मोटर्स ने इनके शेयर्स इसके लिए खरीदे, ना कि उनको डिविडेंड चाहिए था, ना उनको इनकम चाहिए थी उससे रेगुलर बेसिस पे, ना कि इसके शेयर्स खरीदे तो आगे जाके बेच देंगे, कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, बल्कि इसके लिए खरीदे थे ये कंपनी के शेयर्स क्योंकि उन्हें चाहिए था कि ये जो कंपनी है, जो काफी माहिर है ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग में, ओके, वो पूरा स्किल्स उनके कंपनी में आ सके और उनके बिजनेस को बेनिफिट हो सके। सो अदर बेनिफिट्स में ये एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को खरीदते हैं विद द पर्पस व्हाट, विद द सोल पर्पस दैट इट विल बेनिफिट देयर एग्जिस्टिंग बिजनेस। जैसे टाटा मोटर्स को अपने ऑटोमोबाइल्स के, कार्स के डिजाइनिंग के लिए कोई अच्छा चाहिए था, तो इसके लिए उन्होंने ये कंपनी खरीद ली, so that they get this benefit. What is that benefit? That their existing business grows. Are we clear about this? ओके, इसका नाम चाहिए तो इसका नाम भी ले लेते हैं, एक ही सेकंड, गूगल पे मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग है, पढ़ना ये सारी चीजें, अभी प्रैक्टिकल लेवल पे पढ़ना है अभी ये सब्जेक्ट। हाँ कुछ टी पर से ही है, ऐसा ही कुछ नाम है। हाँ यस यस, वही वही कंपनी है। इटालियन कंपनी थी यार, मैं तो सब डाल के रखती हूँ। अब कितने में लिया वगैरह पता नहीं। हाँ देखो, ट्राइलिक्स SRL, अ डिजाइन एंड इंजीनियरिंग कंपनी, कुछ 2010 या 2013 में लिया था, 13 में है शायद, 13। ट्राइलिक्स SRL। ओके, सो चलो, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है एक बार रिवाइज करते हैं। सो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? सो इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट। ऑब्वियसली एसेट क्यों है? क्योंकि एसेट, कोई भी चीज को आप एसेट तब बोलते हो जब आपके बिजनेस को एक्सपेक्ट है कि वो चीज से आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। फाउंडेशन याद आया क्या? एसेट क्या होता है? टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स और इनटेंजिबल राइट्स owned by an enterprise from which future economic benefits are expected। एसेट का मतलब याद आ गया क्या सबको? कोई ऐसी चीज, भले वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को उम्मीद है कि आगे जाके पैसों से रिलेटेड फायदा हो। ओके, अब इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सो इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट विच इज हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज, व्हाई? ईदर विद द इंटेंशन टू अर्न इनकम by way of interest, dividend or rent, or it is held with the intention of getting capital appreciation, उनका पैसा बढ़ना, or it is held in order to get some other benefits, that other benefits that can be that exist, that this investment is going to help their existing business।
फॉर एग्जाम्पल व्हेन टाटा मोटर्स परचेज शेयर्स ऑफ दिस इटालियन कंपनी ट्राइलेक्स। सो इन्वेस्टमेंट का मतलब एब्सोल्युटली क्लियर है। यस ये लिख लो नोटबुक में, ये चार्ट ड्रॉ कर लो। आई होप सब लोग नोटबुक पेन वगैरह लेके बैठे थे। हाँ, श्रावणी का तो हो गया। जाना है आगे? विश्वजीत समझ रहा है? चलो आगे जाना है तो बताओ मुझे। डन, ओके। ये देखो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे जो था कि इंट्रोडक्शन में ही था कि इन्वेस्टमेंट्स क्या है। इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स held by an enterprise for earning income by way of dividends, interest and rentals, for capital appreciation or for other benefits to the investing enterprise. Okay. अब ये हम जितने भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं they are broadly classified into two types. ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। साइमल्टेनियसली लिखते जाओ। सो जितने भी इन्वेस्टमेंट्स है ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट्स करंट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। ओके, करंट इन्वेस्टमेंट्स किन्हें बोला जाता है? सो करंट इन्वेस्टमेंट्स ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो नेचर से ही रेडीली रियलाइजेबल होते हैं। सबसे पहले तो कोई भी इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट बोलने के लिए उसका नेचर ऐसा होना चाहिए कि वो रेडीली रियलाइजेबल होना चाहिए। रेडीली रियलाइजेबल का मतलब क्या है? राइट। सो कोई भी इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट बोलने के लिए सबसे पहले तो वो रेडीली रियलाइजेबल होनी चाहिए। रियलाइजेबल मतलब इजीली वो पैसे कैश में कन्वर्ट हो सकती है, तुरंत बेच सकते हो, ऐसे उसका नेचर होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि तुरंत बेचने ही निकल गए आप लोग, बट वो ऐसी होनी चाहिए जो रेडीली रियलाइजेबल है। आपको आपका जब इरादा होगा कि हमें उसको बेचना है तो आप उसको बेच पाओगे, क्योंकि इट इज रेडीली रियलाइजेबल। रेडीली लिक्विडेट कर सकते हो, रेडीली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में।
तो सबसे पहले तो करंट इन्वेस्टमेंट होने के लिए वो रेडिली रियलाइजेबल होनी चाहिए। सेकेंड, वो इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब यू हैव इंटेंशन टू होल्ड देम फॉर लेस देन और इक्वल टू 12 months, बट वेरी इंपॉर्टेंट यार, इसका ये बहुत, हाँ, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको जब आप कंपनीज मॉड्यूल 2 में कंपनीज के फाइनल अकाउंट बनाना सीखोगे तब ये क्यों रेड पेन में लिखा था तब मैं वापस बताऊंगी, बट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अगर आपकी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है, आपने वो इन्वेस्टमेंट की और अगर आपका इरादा है कि हम इसे ना होल्ड करके रखेंगे लेस देन और इक्वल टू 12 months, मतलब 12 महीने या 12 महीने से कम पीरियड के लिए, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब खरीदना, मतलब जिस दिन आपने वो इन्वेस्टमेंट खरीदी है आपका इरादा है कि उससे मैक्सिमम 12 महीने तक आप उसको होल्ड करके रखने वाले हो, करेक्ट। तो फिर वैसे इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट बोलने के लिए एक तो वो रेडीली रियलाइजेबल होनी चाहिए, मतलब आपको जब मन हुआ वो कभी भी आप उसे कैश में कन्वर्ट कर सको, ऐसा उसका नेचर होना चाहिए। और जब आपने उसे खरीदी थी तो डेट ऑफ एक्विजिशन से आपका इरादा है कि डेट ऑफ एक्विजिशन से मैक्सिमम 12 महीने तक उसको पकड़ के रखना है। So you are intending to hold that asset for a period of less than or equal to 12 months from the date of acquisition. Are we clear? तो ही उसे करंट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। Yes, no? Yes? Okay. अब चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये मत लिखो इधर, मैं नीचे लिखती हूँ। सपोज मैंने 1 अप्रैल मैंने कंपनी के शेयर्स बाय किए ₹1000 के। जब मैंने ये बाय किए तो आई इंटेंड टू होल्ड देम फॉर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 18 months। जब मैंने खरीदे थे तो मेरा इरादा है कि यार इसे 18 months तक हम पकड़ के रखेंगे, ठीक है। आज 31 मार्च है जब मेरा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है। अब मुझे बताओ ये एसेट, अब 31 मार्च आ गया है, अब 31 मार्च के दिन मैं सोच रही हूँ कि यार ये इन्वेस्टमेंट मेरा करंट इन्वेस्टमेंट है या फिर नॉन करंट, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आप ही बताओ क्या है। ओके, क्यों लॉन्ग टर्म है? ओके, तो अरे लेकिन तुम सोचो कि मैं 31 मार्च मेरा बैलेंस शीट डेट आ गया है और अगर आप देखोगे तो 31 मार्च से तो अभी तो सिर्फ 6 ही महीने रखने वाली हूँ मैं, तो करंट नहीं हो गया 31 मार्च को। हाँ, मैं भी वही बोल रही हूँ, इंटेंशन 18 मंथ्स रखने का ही है, करेक्ट। सी, अगर आप लोगों को याद होगा तो फाउंडेशन लेवल पे हमने क्या बोला था कि हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बराबर। और जिस दिन हम बैलेंस शीट बनाते हैं उस दिन हमारे पास कितने एसेट्स है उसकी हम लिस्ट बनाते हैं और वो जितने भी एसेट्स हैं उन्हें हम क्लासिफाई करते हैं नॉन करंट और करंट में, करेक्ट है क्या ये? यस। तो जब मैं 31 मार्च को मेरी लिस्ट ऑफ एसेट्स बनाऊंगी, मतलब जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगी, तो बैलेंस शीट के सारे एसेट्स को मुझे नॉन करंट और करंट में डिवाइड करना पड़ेगा। और जब हम इन्हें इस टाइम पे एसेट्स को करंट या नॉन करंट में डिवाइड करते हैं तो हम क्या सीखते हैं कि बैलेंस शीट डेट से जो एसेट्स हमारे पास रहने वाली है, ओके, अगले 1 साल से ज्यादा पीरियड तक, तो वो नॉन करंट हो गई।
ओके। और अगर कोई एसेट बैलेंस शीट डेट से अगले 12 महीने तक ही हमारे पास रहने वाली है तो वो करंट हो गई। यस और नो, ये सीखे थे या नहीं, बताओ मुझे। यस, मुझसे ही पढ़े थे, याद आ रहा है क्या? वापस मैं एक बार रिपीट करती हूँ, फाउंडेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं और बैलेंस शीट में एसेट्स की लिस्ट बनाते हैं तो हम वो सारे एसेट्स को करंट या नॉन करंट में डिवाइड करते हैं। एकदम स्टार्टिंग के फाउंडेशन के लेक्चर्स याद करोगे तो हमने चार्ट बनाया था एक, कि एसेट्स को डिवाइड किया था करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में। और तब में हमने क्या बोला था वहां पे कि अगर जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, अगर कोई एसेट बैलेंस शीट डेट से अगले 12 महीने के अंदर अंदर हम बेच देंगे, वो बिजनेस में नहीं रहने वाली है हमारी, तो वो करंट एसेट हो गई, क्योंकि वो थोड़े ही दिनों के लिए हमारे बिजनेस में रहने वाली है। लेकिन अगर कोई एसेट हमारे पास बैलेंस शीट डेट से 1 साल से ज्यादा पीरियड तक रहने वाली है तो वो नॉन करंट एसेट हो गई। अब जब मैंने ये शेयर्स खरीदे हैं 1 अप्रैल को, मेरा इरादा है कि मैं इन्हें 18 महीने बाद बेच दूंगी। 18 महीने कब खत्म होंगे मुझे बताओ? सितंबर में। सपोज दिस इज 1 अप्रैल 2019, दिस इज 31 मार्च 2020। तो मैंने अगर 1 अप्रैल 2019 को शेयर्स खरीदे हैं तो मैं 18 मंथ्स बाद उन्हें बेचने वाली हूँ। मतलब 18 मंथ्स कब खत्म होंगे? सितंबर, सितंबर 20 में। अब मुझे बताओ, अगर वो सितंबर 20 में खत्म होंगे, मैं 31 मार्च को खड़ी हूँ, 31 मार्च को मुझे दिख रहा है अच्छा मेरे पास शेयर्स है, ये शेयर्स मेरे पास कब तक रहने वाले हैं? सितंबर तक, अगले 6 महीने तक। तो ये करंट हुआ या नॉन करंट हुआ? हाँ, तो क्या मतलब? लेकिन हमने तो सीखा है ना कि बैलेंस शीट डेट से अगर कोई भी एसेट अगले एक 12 महीने के पीरियड के अंदर अंदर बेच दोगे तो वो करंट हो जाएगी। अब क्या करें? अगर आप देख रहे हो तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। आपकी बैलेंस शीट बोलती है कि ये करंट है जब बैलेंस शीट बनाने जाओगे। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट डेट से मतलब 31 मार्च 2020 से अगले 1 साल में, 1 ईयर में ये हम बेच देने वाले हैं। सो बैलेंस शीट बनाते वक्त लॉजिकली वैसे देखा जाए तो ये करंट के फैमिली में जानी चाहिए। लेकिन अगर आप डेफिनेशन देखोगे यहाँ पे कि कौन से इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तो बोलते हैं कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट खरीदते हो और आपने सोच कर रखा है कि योर इंटेंशन इज टू होल्ड इट फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। आई नो मैं कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हूँ, कॉन्सेंट्रेशन से सुनो एकदम। डेफिनेशन क्या बोलता है यहाँ पे कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट खरीदते हो और खरीदने के डेट से, फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन से, अगर आप उसे अगले 12 महीने तक ही होल्ड करने वाले हो तो वो करंट होगी। यहाँ पे खरीदने की डेट है 1 अप्रैल और मैं 1 अप्रैल से अगले 12 महीने तक इसे नहीं होल्ड करने वाली हूँ, मेरा इरादा है 12 महीने से ज्यादा। सो अगर मैं ये डेफिनेशन देखती हूँ तो वो लॉन्ग टर्म होती है, करंट नहीं होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो यहाँ पे जो हम सीख रहे हैं वो बोल रहा है कि इट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और वो बैलेंस शीट के वक्त सीखे थे कि इसे करंट करके दिखाना है। सो ये क्या कंफ्यूजन है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी लोगों को सीए बनने के बाद भी प्रैक्टिकल लाइफ में जब इस पे काम करते हैं तो ये बेसिक डिस्टिंक्शन पता नहीं होता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या है? सो बेसिकली ये जो चैप्टर हम सीख रहे हैं, दिस चैप्टर इज नथिंग बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। ये चैप्टर हमें पूरी तरीके से बताता है कि इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग कैसे करना है, उसका वैल्यूएशन कैसे करना है। और वो जो बैलेंस शीट के बारे में सीखे थे
वो बताता है कि बैलेंस शीट में कोई चीज प्रेजेंट कैसे होती है। ओके, सो दैट इज वाई जब हम ये एसेट्स का वैल्यूएशन के बारे में सीखते हैं कि ये वैल्यूएशन, ये इन्वेस्टमेंट्स को रिकॉर्ड कैसे करना है, इनका वैल्यू कैसे निकालना है, ओके, तो ये एप्लीकेबल होता है। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस, फॉर दिस स्टैंडर्ड पर्पस, ये इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, इसका वैल्यू क्या होगा, मेजर कितने अमाउंट पे होगी, इन्हें बैलेंस शीट में कब लाना है, ओके, ये सारी चीजें ये चैप्टर बताता है। और ये चैप्टर के हिसाब से वो कौन सा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर? ओके, अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन जब उसका प्रेजेंटेशन होगा बैलेंस शीट में, तो वो प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए हम बैलेंस शीट जो बोलता है वो देखेंगे। लेकिन अभी हम प्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द अकाउंटिंग ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यूएशन ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट्स, एंड फॉर दैट इट हैज टू बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। उसका वैल्यू डिसाइड करने के लिए, उसकी एंट्री डिसाइड करने के लिए आपको ये चैप्टर के पास आना होगा, और ये चैप्टर बोलता है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसकी वैल्यू निकालनी होगी। हाँ, उसे बैलेंस शीट में प्रेजेंट कैसे करना है वो बैलेंस शीट बताता है। तो जब हम कंपनीज की बैलेंस शीट सीखेंगे तब हम देखेंगे कि इसे प्रेजेंट कौन से कैटेगरी में किया जाएगा, करंट में या नॉन करंट में। बट मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि आपके दिमाग में वो एक चीज होती है कि मैम 31 मार्च से आगे सितंबर में तो बिक जाएगी, तो ये करंट हो गई। हमें वो बैलेंस शीट के हिसाब से, वो जो हमने सीखा था कि अगर कोई एसेट बैलेंस शीट से अगले 12 महीने तक ही आपके पास रहती है तो वो करंट, वरना नॉन करंट। दिस इज फॉर हाउ द एसेट्स आर टू बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट। ओके, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वो इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, और उसके लिए ये चैप्टर के हिसाब से वो जो डेफिनेशन में बैठती है वैसे उसकी वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी। इस चैप्टर में बैलेंस शीट के प्रेजेंटेशन के हिसाब से वो करंट है या नॉन करंट, दैट इज नॉट टू बी सीन, ये नहीं देखना है। जब इसे बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना होगा तो बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन करते वक्त जो रूल्स होते हैं कंपनी के केस में वो देखेंगे मॉड्यूल 2 में। यहाँ पे वो लॉजिक अप्लाई नहीं करना है, ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट स्पॉट होता है, ये समझता ही नहीं है काफी लोगों को प्रैक्टिकली। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर हियर? यस, यहाँ पे हमें क्या मैटर करता है, हमें स्ट्रिक्टली इन्वेस्टमेंट करंट है या लॉन्ग टर्म है, ये इसी क्राइटेरिया के बेसिस पे डिसाइड करना है। किसी को भी डाउट है, कंफ्यूजन हो रहा है, अभी भी थोड़ा सा ऊपर से गया तो पूछो। नो? ओके, सो जब हम ये इन्वेस्टमेंट्स के, हाँ सॉरी अल्ताफ बोलो। हाँ, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब हमारा मुद्दा है कि चीज़ों को बैलेंस शीट में प्रेजेंट कैसे करना है, तब चीज़ों को वैल्यू कैसे करना है वो मुद्दा नहीं है। तो तब वो बैलेंस शीट के हिसाब से देखेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आएगी। साइडला स्क्रोल करू का, कुठे स्क्रोल करू वैभवी, कहाँ पे स्क्रोल करना है? ओके, ऊपर का रह गया है, ये देखिए। सो क्विकली हम एक बार रिवाइज करते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कोई भी इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट कब बोला जाता है, जब फर्स्ट बाय नेचर इट इज रेडीली रियलाइजेबल एंड द ऑर्गेनाइजेशन हैज इंटेंशन to hold that investment for a period of less than or equal to 12 months from the date of acquisition.
सो अगर एक्विजिशन डेट से, जिस दिन आपने उसे खरीदा है, अगर आपका इरादा है कि वो एसेट को उससे, वो डेट से 12 महीने तक ही पकड़ के रखना है, ओके, लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, तो वो करंट इन्वेस्टमेंट है। आई होप ये आपको एब्सोल्युटली क्लियर है। ओके, अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है? तो जैसे हमने फाउंडेशन में भी काफी डेफिनेशंस देखे थे, वैसे ही ये वाला डेफिनेशन है कि इन्वेस्टमेंट जो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ओके, अभी आप बोलोगे मैम वो नॉन करंट वर्ड क्यों नहीं यूज हुआ है इधर? सो दिस इज एक्चुअली द वर्ड विच इज यूज्ड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये जो चैप्टर है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सारी चीजें सीखने वाले हैं, ये पूरा चैप्टर इज नथिंग बट वी आर लर्निंग, जैसे मैंने आपको बताया, वी आर लर्निंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। दिस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। इसमें जो भी चीजें हम सीख रहे हैं, ये रूल्स रेगुलेशन सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ने दिए हुए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ने वर्ड यूज किया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, सो वी आर यूजिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वर्ड। सो ये क्या है? assets which are not current are long term investments। आप ये इन एसेट्स की जगह पे यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट भी वर्ड यूज करना है तो भी चलेगा। कोई भी पॉइंट पे हेवी हो तो मुझे बता देना, क्योंकि इनिशियली ये चैप्टर पे हम है, ऐसा वर्ड ही है कि बहुत सारी चीजें ये चैप्टर में आप नई नई सीखोगे, तो कुछ चीज जब ऊपर जाने लगे मुझे बता देना, ऊपर से जाने लगे। ओके, अब हम बात करेंगे कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, हमने वो खरीद ली, तो जब कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने खरीद ली है, आपको पता है कि वो करंट इन्वेस्टमेंट है, तो आप उसे बुक्स में तो रिकॉर्ड करोगे, राइट? तो जब आप उसे बुक्स में रिकॉर्ड करोगे तो उसे बोलते हैं रिकॉग्निशन। हम उसे बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हम उसे बुक्स में। तो रिकॉग्निशन करते वक्त उसकी वैल्यू कितनी, मतलब हमने कौन से वैल्यू पे उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए? सो अगर आपकी करंट इन्वेस्टमेंट है तो इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि वो चीज जब आप आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहली बार रिकॉर्ड कर रहे हो, ओके, तो वो कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड होनी चाहिए? तो वो रिकॉर्ड होनी चाहिए कॉस्ट पे। ओके, सो इनिशियल रिकॉग्निशन मतलब मैंने वो एसेट खरीदी, वो इन्वेस्टमेंट खरीदी, उसे मैंने बुक्स में पहली बार रिकॉर्ड किया, एंट्री हो गई इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स डेबिट। इनिशियल रिकॉग्निशन के टाइम पे एंट्री क्या होगी ये सीख चुके हो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेट्स से। लेकिन जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट को पहली बार आपके बुक्स में रिकॉर्ड करते हो तो वो कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड होनी चाहिए? सो द स्टैंडर्ड सेज इनिशियल रिकॉग्निशन शुड बी एट कॉस्ट। ठीक, ओके। अब जितना इजी अकाउंट्स लग रहा था फाउंडेशन लेवल पे, अब ये थोड़े लॉ जैसे रूप दिखाने लगेगा कि कैसे हर एक चीज का मीनिंग देखते थे, इस चीज का मीनिंग क्या है, उस चीज का मीनिंग क्या है, ऐसे लॉ में देखते थे, वैसे अभी अकाउंट्स में भी हर एक वर्ड जो देखते हैं ना उसका मीनिंग क्या है देखना पड़ेगा। तो अभी क्या करोगे, ये जो आप लिख रहे हो जहाँ पे, ये पेज छोड़ दो, गो टू द नेक्स्ट पेज। और नेक्स्ट पेज पे लिखो कि हम कुछ टर्म्स सीखने वाले हैं। वो टर्म्स क्या है? कॉस्ट, फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू। डरो मत, एक एक करके सीखने वाले हैं।
करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट जो आपने खरीदी है वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो कॉस्ट जब मैं बोलती हूँ आपके दिमाग में क्या क्लिक होता है? कॉस्ट मतलब हाँ, प्रोड्यूस नहीं, इन्वेस्टमेंट हमने खरीदी है। जब मैं बोलती हूँ ये इन्वेस्टमेंट, नहीं सिंपल सिंपल पूछ रही हूँ मैं बोलती हूँ कॉस्ट मतलब क्या? राइट, तो भी बोलते हैं कि उसे खरीदने के लिए हमने जितने भी पैसे दिए वो हमारी कॉस्ट हो गई। सिंपल। सो इट इज परचेज प्राइस। राइट, बट यहाँ पे और एक चीज याद रखनी है, कॉस्ट ऑल्सो इंक्लूड्स जितने वो इन्वेस्टमेंट जितने की हमें मिली, वो इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए हमने जो पैसे दिए परचेज प्राइस वो तो कॉस्ट है ही हमारी, बट ये भी ध्यान रखना है इट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्विजिशन कॉस्ट्स। like let's say brokerage fees, कुछ ड्यूटी एक्सेट्रा। सो बेसिकली कॉस्ट का मतलब सिंपल होता है कि भाई वो चीज हमें कितने में पड़ी, तो वो इन्वेस्टमेंट आपको खरीदने का जो भी खर्चा हुआ है, कॉस्ट मतलब कॉस्ट, आपने वो इन्वेस्टमेंट कितने में खरीदी, परचेज प्राइस। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो इन्वेस्टमेंट खरीदते वक्त आपको खरीदने के वक्त कुछ और खर्चे हो सकते हैं, जैसे आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। शेयर्स के केस में ले लो, जब आप शेयर्स खरीदते हो तो आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। आप एक ब्रोकर थ्रू, एक एजेंट थ्रू शेयर्स खरीदते हो, तो वो थोड़ी फ्री में आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा, आपको उसे ब्रोकरेज देना पड़ेगा। कभी अगर आप लेट्स से इन्वेस्टमेंट के लिए एक बिल्डिंग खरीदते हो, आप सोचोगे मैम बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट के लिए, यस विद द इंटेंशन टू अर्न रेंटल्स। अब जब मैं वो बिल्डिंग खरीद रही हूँ मुझे कंपलसरी कुछ ड्यूटी या टैक्स पे करना पड़ता है। हमें क्या बोला गया है कि हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो उसके कॉस्ट में दो चीजें आती हैं, एक वो इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए पे की गई परचेज प्राइस प्लस एक्विजिशन कॉस्ट्स, उसे खरीदने के लिए, एक्वायर करने के लिए जो आपको दूसरे एक्विजिशन कॉस्ट पे करने पड़ते हैं, लाइक ब्रोकरेज, एनी फीस और ड्यूटी, तो वो भी उसके कॉस्ट का हिस्सा माना जाता है। क्योंकि आप कॉमन सेंस से सोचो, देखो ये इसको लॉ जैसे पढ़ना नहीं है कि एकदम ऐसे रू, मतलब यस हर एक वर्ड का मतलब होता है, बट लॉजिकल एंगल से पढ़ो। ऑब्वियसली ना, जब मैं वो चीज खरीद रही हूँ, अब मैं बिल्डिंग खरीद रही हूँ, तो वैसे लॉजिकली वो बिल्डिंग की वैल्यू, कॉस्ट क्या है, मुझे जितने मैंने वो बिल्डिंग के लिए पैसे दिए वो, प्लस मुझे जो पे करना पड़ा टैक्स, एग्रीमेंट की, लॉ की कुछ ड्यूटी होगी, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ी। सो लॉजिकली वो बिल्डिंग तो मुझे, वो बिल्डिंग की प्राइस प्लस वो टैक्स, उसके बिना वो बिल्डिंग मेरे नाम पे होती ही नहीं थी, तो इंक्लूडिंग द टैक्स उतने में पड़ी है ना, तो वो कॉस्ट हो गया। जब मैं शेयर्स खरीदती हूँ तो मुझे आज अगर M&M फाइनेंस खरीदना है, एक कंपनी का शेयर है जिसकी वैल्यू कुछ 210 214 चल रही है, तो मैं शेयर के लिए 214 पे कर रही हूँ, लेकिन भाई वो शेयर तब तक नहीं आएगा हाथ में जब तक वो ब्रोकर को ब्रोकरेज नहीं पे करूंगी। तो वैसे देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट क्या है मेरे लिए, that 214 plus something what I pay to that broker, and that is why we say कि cost में क्या क्या आता है, cost means purchase price and it includes the acquisition costs like brokerage, duty and fees. Are we absolutely clear? Yes, right. जैसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर जब सीखे थे, कैपिटल रेवेन्यू, डेप्रिसिएशन चैप्टर, तो हम क्या बोलते थे, जब तक एसेट रेडी फॉर यूज नहीं होती है तब तक एसेट पे किए गए सारे खर्चे ये एसेट का पार्ट होता है। ये थोड़ा वैसे ही है। अकाउंट्स में ना सिमिलर लॉजिक्स और प्रिंसिपल्स बहुत रिसाइकल करते हैं ये लोग, रिसाइकलिंग में अकाउंट्स एकदम एक्सपर्ट है। सिमिलर लॉजिक्स वगैरह आपको अगर अकाउंट समझने लगा ना, उसके लॉजिक्स पीछे का कंसेप्ट, तो ना वो रिपीट होते हैं।
इधर भी सेम हो रहा है। सो चलो, करंट इन्वेस्टमेंट हमने देख लिया कि इन्वेस्टमेंट जो करंट इन्वेस्टमेंट होती है जब वो बुक्स में पहली बार रिकॉर्ड होती है, इनिशियल रिकॉग्निशन, तो वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड की जाती है। कॉस्ट में परचेज प्राइस और एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब एक्विजिशन करने के जो खर्चे होते हैं वो भी इंक्लूड किए जाते हैं। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर? ओके, ये लिखा है इतना। एवरीबडी एल्स सो गए क्या? यस, हो ना इधर मानसिक रूप से? यस, हेवी हो गया क्या लेक्चर सुबह से बहुत सारे? ये ऐसे ही होने वाले, दिन भर तुम पढ़ोगे दूसरे सब्जेक्ट्स, शाम को ऐसे डल होके आओगे मेरे पास, कुछ बोलोगे नहीं। और बोलो रे। चलो ठीक है। सो हाँ, वही वही तो पहले बोलेगी यस मैम पूरा थक गए हैं। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैं वैसे भी प्रवचन दे रही हूँ, वन साइडेड चल रहा है ये पूरा। तुम्हें सुनना है, डाइजेस्ट करना है बस। ओके। अब ये कॉस्ट इतना इजी नहीं होता है हमेशा। जैसे मोड्स ऑफ एक्विजिशन, बोलोगे मैम पहला लेक्चर भाई बड़ा हेवी ले रहे हो। कितनी सारी नई चीजें एक साथ आ रही है। सो वेलकम टू सी इंटरमीडिएट। ओके, सो अभी तक हमने एकदम सिंपल एग्जांपल लिया। जैसे मैंने क्या बोला, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी है और उसके बदले में मैंने पैसे तुरंत दिए। मेरा जो कंसिडरेशन है, व्हाट आई एम गिविंग समथिंग इन रिटर्न इज इन द फॉर्म ऑफ कैश और थ्रू बैंक। तो जब आप कोई इन्वेस्टमेंट खरीदते हो और बदले में आप कैश से पेमेंट करते हो या फिर बैंक से, व्हाटएवर, तो उस केस में कॉस्ट निकालना एकदम सिंपल होता है। उस केस में कॉस्ट निकालना इज वेरी सिंपल, परचेज प्राइस पीपी प्लस एसी एक्विजिशन कॉस्ट, राइट। लेकिन अब थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं सिनेरियो। ओके, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, ओके, और मैंने एज कंसिडरेशन कैश या बैंक थ्रू पैसे, मतलब मॉनेटरी पैसे नहीं दिए हैं। मैंने उनको बोला कि देखो मुझे ये बिल्डिंग खरीदनी है, बदले में मैं आपको मेरे कंपनी के शेयर्स देती हूँ। ठीक है, हो सकता है ये, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और आप जब आर्टिकलशिप में बाहर जाओगे वर्ल्ड में या जॉब करने के लिए जाओगे, ये ऐसे वाले ट्रांजैक्शन ना जिसमें आप कुछ चीज खरीद रहे हो और बदले में कंपनी के शेयर्स वगैरह देते हो, ये तो और एक्स्ट्रा भी आपको दिखेंगे। क्यों? क्योंकि जनरली ना स्टार्टअप्स का ऐसा मोड होता है ऑफ पेमेंट। जो स्टार्टअप होती है, नए नए बिजनेसेस जो आते हैं, उनके पास काफी बार इतने पैसे नहीं होते, फंड्स नहीं होते कि हर चीज के लिए वो एक्चुअल कैश या बैंक थ्रू पैसा दे। तो वो क्या बोलते हैं कि देखो हमारी आइडिया बहुत जबरदस्त है, आज नहीं तो कल हमारा फ्लिपकार्ट बनेगा, हमारे शेयर की वैल्यू एकदम बढ़ेगी, तो आप हमें बिल्डिंग दे दो, हम बदले में हमारे शेयर्स देते हैं आपको। और क्या होगा, थोड़े साल अगर आप हमारे शेयर्स होल्ड करके रखोगे ना, तो ये बिल्डिंग की जो वैल्यू है इससे बहुत ज्यादा गुना आपको पैसे मिलेंगे, क्योंकि हमारी स्टार्टअप एकदम यूनिकॉर्न हो जाएगी। ऑब्वियसली इसमें रिस्क भी होता है और जो बंदा बिल्डिंग बेच रहा है उसने वो एक्सेप्ट भी करना चाहिए, बट ऐसे ट्रांजैक्शंस दुनिया में होते हैं। तो ऐसा इधर हुआ है कि हमने बिल्डिंग खरीदी और बदले में दिए गए हैं शेयर्स या सिक्योरिटीज। ओके, अब हमें बताया गया है कि ये तो इन्वेस्टमेंट है, बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट है, रेंटल पर्पज से खरीदी है, ठीक है, तो उसे बुक्स में लाना पड़ेगा। अब पहली पहली बार जब बुक्स में लाएंगे तो किस पे रिकॉर्ड होना चाहिए? कॉस्ट पे। अब बताओ वो बिल्डिंग की कॉस्ट क्या है? बिल्डिंग को डेबिट करते वक्त बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, वैल्यू होनी चाहिए कॉस्ट, मतलब कितनी।
कैसे निकालेंगे कॉस्ट इस केस में? कॉमन सेंस लगाओ, आप उस कंपनी के अकाउंटेंट हो। क्या? हाँ मैंने शेयर्स दिए, बट कौन सा अमाउंट? फेस वैल्यू। देखो मैंने शेयर्स दिए हैं, तुम मुझे बताओ कि क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या वैल्यू आएगी बिल्डिंग? तो किस पे भी दिया होगा ना, तो उसका मतलब क्या हो गया? हाँ हम तो नहीं, ऐसे भी हो रहा है ना कि मैंने बिल्डिंग खरीदा है, मुझे वो बिल्डिंग का ही कॉस्ट निकालना है ना अल्ताफ। मैंने उसको शेयर्स में पेमेंट किया है। हाँ ठीक है, चलो एक तरीका वो हो गया। क्या आप बोलोगे कि मैम वो बिल्डिंग की जो भी वैल्यू ड्यू होती होगी, शायद से हमने शेयर्स में उतना ही पैसा दिया होगा, तो वो बिल्डिंग की वैल्यू जो हमने डिसाइड की है वो कॉस्ट है। क्या? सिंपल टर्म्स में आप एकदम बिजनेस लॉजिक सोचो। मैंने बिल्डिंग खरीदी, बदले में क्या क्या दिया है? शेयर्स। सो इन शॉर्ट वो शेयर्स की जो भी फेयर वैल्यू होगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट बिल्डिंग। यस, वो शेयर्स की वैल्यू जितनी भी है वो बिल्डिंग की वैल्यू है। ये समझता है लॉजिक हमें? यस नो, बाकी के सब लोग बोलो जल्दी। फेस वैल्यू वर्ड नहीं यूज कर रही हूं मैं कौन सा वर्ड यूज कर रही हूँ? हाँ मैंने नहीं यूज किया फेस वैल्यू, मैं यूज कर रही हूँ वर्ड फेयर वैल्यू। तो हम बोलेंगे कि बिल्डिंग रिकॉर्ड होगा एट द फेयर वैल्यू। यस यस, देखेंगे सब लोग डिफरेंस। एट फेयर वैल्यू ऑफ दो शेयर्स और सिक्योरिटीज। अब आप सोचोगे कि मैम ये तो भाई कुछ नया वर्ड है, हमको पता नहीं है कि ये फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो हम पहले फेयर वैल्यू का मतलब देखते हैं, फिर इधर आएंगे। और डोंट वरी, मुझे पता है हम बहुत सारी नई चीजें देख रहे हैं, लेकिन जब क्लास खत्म होगा या एक प्रॉपर लॉजिकल पॉइंट में मैं सारी चीजें स्टार्टिंग से एंड तक रिवाइज करवा के दूंगी, और तब वो एकदम क्लियर हो जाएगी। सो डोंट वरी। फेयर वैल्यू पे आ जाओ भाई, ये फेयर वैल्यू है क्या? सो फेयर वैल्यू के डेफिनेशन को मैं चार टुकड़े में डिवाइड करती हूँ। फेयर वैल्यू इज द वैल्यू at which an asset can be exchanged or a liability can be settled. Okay? Between knowledgeable and willing, मेरे साथ लिखने लगो, buyer and knowledgeable and willing seller. In an arm's length transaction. डरो मत, करूंगी मैं एक्सप्लेन। ये डेफिनेशन ट्रस्ट में आपको, अगर कभी अकाउंट्स में आपका इंटरेस्ट है और करियर करोगे तो इतने बार पढ़ोगे ये फेयर वैल्यू का डेफिनेशन, उसकी कोई हद नहीं है अभी।
और ये जो मोड्स ऑफ एक्विजिशन है वो कॉस्ट के पार्ट के नीचे लिखना है। दिस इज अनदर पार्ट जो कॉस्ट के नीचे हम लिख रहे हैं। लिख के हो गया तो बताओ, फिर देखते हैं डेफिनेशन को। हाँ नहीं, ये कॉस्ट तो अलग ही चीज है, फेयर वैल्यू के डेफिनेशन में वो लाओ ही मत। रुको एक काम करती हूँ मैं, ये ना मैं निकाल देती हूँ। कंफ्यूजन ही नाम, मैं इसको वापस लिख दूंगी नीचे, ये कॉस्ट के नीचे लिखना है। और वो वाला कॉस्ट वर्ड भी निकाल देती हूँ। लिख के हो गया? राइट, अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। हम क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू इज दैट वैल्यू, वो वैल्यू, ओके, एट विच एन एसेट कैन बी एक्सचेंज्ड। लायबिलिटी का पार्ट अभी हम नहीं देखेंगे, ओके, एसेट का समझ जाएगा तो लायबिलिटी का भी समझेगा। और इन्वेस्टमेंट चैप्टर में हम एसेट पे फोकस कर रहे हैं तो पहले उसको समझते हैं। ठीक है, तो फेयर वैल्यू का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जिस पे एक एसेट एक्सचेंज हो सकती है, ओके, एट विच एन एसेट कैन बी एक्सचेंज्ड, ओके, लेकिन किन में, बिटवीन अ नॉलेजेबल एंड विलिंग बायर एंड अ नॉलेजेबल एंड विलिंग सेलर। सो बेसिकली जब एसेट को एक्सचेंज करना है तो मतलब एक बायर होगा एक सेलर होगा, इनमें ये एसेट, अब ये एसेट ले लो, सपोज ये मशीनरी है, ये बायर है और ये सेलर है। ठीक है, इसका एरो उल्टा कर दूं क्या मैं? सो बायर है और सेलर है, उनके बीच में एक एसेट एक्सचेंज हो रही है। तो ये एसेट जो वैल्यू पे एक्सचेंज हो रही है उसे फेयर वैल्यू बोलेंगे। अगर ये जो आपका बायर है वो कैसा होना चाहिए, नॉलेजेबल एंड विलिंग, मतलब उसको पता होना चाहिए कि वो जो एसेट खरीद रहा है दुनिया में उसकी वैल्यू क्या है, उसका वर्थ क्या है, एंड ऊपर से ही इज विलिंग टू बाय द एसेट। वो बायर ऐसा होना चाहिए कि जिसको आप वो प्रोडक्ट की, मार्केट्स की, प्राइजेस की वैल्यू पता है, नॉलेजेबल है वो, एंड प्लस वो ऐसा इंसान है जिसको सच में वो एसेट खरीदने में इंटरेस्ट है, इज विलिंग टू बाय दैट एसेट, एंड द ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग बिटवीन बायर एंड सेलर, जिसका सेलर भी नॉलेजेबल एंड विलिंग होना चाहिए। सेलर भी कैसे होना चाहिए, दुनियादारी की उसको पता है, मार्केट के बारे में पता है, जो एसेट बेच रहा है उसका नॉलेज है उसको, एंड ही इज विलिंग, यस ही वांट्स टू सेल दिस एसेट, ओके। सो जब कोई एसेट दो लोगों के बीच में एक्सचेंज होती है और वो लोग ऐसे चाहिए कि जिन्हें नॉलेज है वो एसेट का, वो मार्केट का, उसके कंडीशन का, उसके प्राइस का, दे आर विलिंग टू गो अहेड विद दिस ट्रांजैक्शन, तो वैसे ट्रांजैक्शन की जो प्राइस होती है उसे फेयर वैल्यू बोल सकते हैं। लेकिन और एक कंडीशन है, वो जो ट्रांजैक्शन है, ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो आर्म्स लेंथ पे होना चाहिए। आर्म्स लेंथ का मतलब क्या होता है, आर्म्स लेंथ का मतलब कि आपके कोई भी रिलेशंस, फीलिंग्स का इम्पैक्ट ये ट्रांजैक्शन पे नहीं हो रहा है। दिस ट्रांजैक्शन इज फ्री फ्रॉम बायसनेस, दोनों जो लोग हैं दे आर बीइंग ट्रीटेड एज इक्वल, वेयर बोथ द पीपल आर ओनली टॉकिंग अबाउट बाइंग एंड सेलिंग, और हर बंदे को अपना फायदा दिख रहा है। यहाँ पे उनका कोई भी प्रीवियस
रिलेशन या एग्जिस्टिंग रिलेशन, कुछ भी दोनों के बीच में ऐसा नहीं है जिसका इम्पैक्ट हो रहा है ये प्राइस पे। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सी मल्टीपल एग्जाम्पल्स लेंगे तो आपको फेयर वैल्यू समझेगी। सपोज लेट्स से एक बंदा है यूएस से, वो आया है पुणे में, ठीक है, और वो पुणे में लेट्स से एयरपोर्ट पे आया और उसको जाना था, उसको किसी ने बोला था शनिवार वाड़ा देखना चाहिए, तो वो बोल रहा है पुणे पे रिक्शा पकड़ रहा है वो, और वो बोल रहा है कि मुझे ना शनिवार वाड़ा जाना है। तो बंदे ने बोला अभी रिक्शा वाला है, वो उसको पता है कि भाई ये तो फॉरेन से आया हुआ है, इसको कुछ पता नहीं है, तो उसने बोला हाँ ठीक है ना, मैं लेके जाऊंगा आपको शनिवार वाड़ा यहाँ से, तो उसके पैसे लगेंगे 1000 रुपए। तो मुझे बताओ, डू यू थिंक कि ये जो जर्नी है कि एयरपोर्ट से शनिवार वाड़ा जाना, इसकी मैं बोलूंगी कि ये जर्नी के लिए जो पैसे आपको लगते हैं, द फेयर वैल्यू ऑफ इट इज 1000। विल यू अग्री? नो? ओके, अब जो लोग पुणे के बाहर के हैं या फिर जो भी जब भी रिकॉर्डिंग वगैरह भी देखेंगे, तो उस केस में पुणे स्टेशन एंड शनिवार वाड़ा इज नॉट दैट फार, इट इज ओके, मतलब बहुत डिफरेंस डिस्टेंस नहीं है कि 1000 रुपए ले लो। हाँ, भाई हम रिक्शा की बात कर रहे हैं ना, तो भी 1000 रुपए जस्टिफाइबल है क्या? क्या हम बोल सकते हैं कि दिस इज द फेयर वैल्यू ऑफ दैट ट्रांजैक्शन विच इज हैपनिंग? नो। एंड व्हाई? बिकॉज द बायर हियर इज नॉट नॉलेजेबल, दो इज विलिंग, लेकिन उसको पता ही नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम आता है, दैट इज नॉट द फेयर वैल्यू ऑफ दैट थिंग। ये तो एक अजीब सा ट्रांजैक्शन हो गया, जहाँ पे बायर नॉलेजेबल ही नहीं है, उसे फेयर वैल्यू नहीं बोल सकते हैं हम। अब मुझे बताओ कि मैं हूँ और सपोज मेरा भाई है, ठीक है, अब मैंने ना आईफोन खरीदा था, मैंने हार्डली उसे 2 महीने के लिए यूज किया, मैंने खरीदा था उसे 90,000 में, विच इज, और वो 2 मंथ्स यूज्ड है, और मुझे कुछ जमा नहीं, मैंने बोला यार मुझे ये बेच देना है। तो मेरे भाई ने क्या बोला, उसे काफी आईफोन का क्रेज है, उसने बोला यार मैं ही खरीद लेता हूँ, तू बेच रही है तो मैं ही खरीद लेता हूँ। अब मैंने सोचा कि यार भाई के पास से क्या पैसे लेने, मैंने बोला अरे अच्छा ही, अगर तुझे यूज करना है तो तू कर ले। बोलते नहीं नहीं यार थोड़े पैसे ले ले तू। तो मैंने बोला ठीक है भाई, तू ऐसे ही बोलने के लिए मैंने बोल दिया कि 5000। मैंने बोला यार 5000 ही दे दे तू मुझे इस चीज के, चल। तो मुझे बताओ कि क्या आप ये ट्रांजैक्शन से डिटरमाइन करोगे कि द वैल्यू ऑफ आईफोन विच इज 2 months यूज्ड इज 5000 रुपीज? इज दिस द फेयर वैल्यू ऑफ दैट आईफोन? नो। Why? Because the transaction is not happening at arm's length. मतलब दोनों पार्टीज को इक्वली माना नहीं जा रहा है, यहाँ पे कुछ तो उनके बीच का रिलेशनशिप है जो इम्पैक्ट कर रहा है वो ट्रांजैक्शन को। आर्म्स लेंथ मतलब कोई भी दूसरी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो इम्पैक्ट कर रही है वो ट्रांजैक्शन को, लाइक रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल। आर वी क्लियर? सो इसके लिए बोलते हैं कि फेयर वैल्यू कब होती है, कब हम बोलते हैं, अगर आपको बोलना निकालनी है कोई चीज की फेयर वैल्यू, कि एक आईफोन की फेयर वैल्यू कितनी है, अगर आपको निकालनी है तो आप एक ऐसा ट्रांजैक्शन ढूंढो जिसमें बायर और सेलर दोनों नॉलेजेबल है और विलिंग है, एंड द ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग एट आर्म्स लेंथ। इसका मतलब दोनों लोग जो है वो एक प्रूडेंट रैशनल, बायर सोच रहा है कि मेरा सबसे ज्यादा मेरा फायदा होना चाहिए, बायर अपना फायदा देख रहा है कि चीज कैसे सस्ते से सस्ते में मिले, और सेलर भी अपना फायदा देख रहा है, कमर्शियल लॉजिक लगा रहे हैं दोनों। सेलर बोल रहा है मुझे ये चीज सबसे ज्यादा हाईएस्ट कितना मैं ट्राई कर सकता हूँ उतना सेलिंग प्राइस हो, और फिर जब दोनों अपना फायदा देख रहे हैं, दे आर एट आर्म्स लेंथ, दे आर इन एक्चुअल कमर्शियल सेंस में वो ट्रांजैक्शन हो रहा है। और ऐसे ट्रांजैक्शन में जो एक्सचेंज होता है, जो प्राइस पे होता है, दैट प्राइस इज ट्रीटेड एज, और इट इज नोन एज फेयर वैल्यू। Now are we absolutely clear about concept of fair value? Yes. Okay. So ये था हमारा फेयर वैल्यू का मुद्दा। अब हम आते हैं जहां पे हमने ये चालू किया था,
कि ये कहाँ पे लग रहा था भाई हमें। तो हम ये कॉस्ट के नीचे देख रहे थे कि कॉस्ट अलग अलग सिचुएशंस में कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो हम क्या देख रहे थे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इन डिफरेंट सिनेरियोज। और क्या थे वो डिफरेंट सिनेरियोज, मोड ऑफ एक्विजिशन हम देख रहे थे और उसमें कॉस्ट क्या होगा हम देख रहे थे। तो हमने देखा कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो और आपका मोड ऑफ एक्विजिशन है कैश या बैंक थ्रू, तो हमारी कॉस्ट एकदम क्लियर है, सिंपल परचेज प्राइस प्लस एक्विजिशन कॉस्ट। लेकिन हमारा मोड ऑफ एक्विजिशन, हाउ am I purchasing that asset, it is by way of giving in exchange shares or securities। तो फिर वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या होगी, तो वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट होगी फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। जो शेयर्स मैंने दिए हैं या जो सिक्योरिटीज मैंने दी है, वो शेयर्स की जो फेयर वैल्यू है, ओके, वो हो गई मेरे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट। कि वो शेयर्स की एक्चुअली दुनिया में आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन में नॉलेजेबल विलिंग बायर सेलर के बीच में वो जो शेयर की वैल्यू है, वो वैल्यू है मेरी बिल्डिंग की, दैट इज द कॉस्ट ऑफ माय इन्वेस्टमेंट। एंड नाउ मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू एंड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू होता है कि जब वो शेयर को पहली बार हमने लाइक क्रिएट किया था, या जब हमने बोला कि हमारे कंपनी का एक शेयर है, तो ओरिजिनली जब हम हमारे कंपनी का एक शेयर की वैल्यू डिसाइड कर रहे थे, तो हमने बोला ओरिजिनली ये शेयर की वैल्यू 10 रुपए होगी, दैट इज फेस वैल्यू, दैट इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर। जब हम कंपनी का मेमोरेंडम बनाते हैं, तब हम लिखते हैं कि हमारा जो कैपिटल है वो इतने इतने टुकड़ों में डिवाइड होगा और हर एक टुकड़े की आज के टाइम में फेस वैल्यू है 10 रुपए। लेकिन वो कंपनी के एक टुकड़े की वैल्यू, जैसे जैसे कंपनी ग्रो होती है, बिजनेस बढ़ता है, कंपनी आगे बिजनेस करती है, वैसे वो कंपनी की वैल्यू, कंपनी के एक शेयर की वैल्यू चेंज होती जाती है। ओके, सो फेस वैल्यू होती है कि जब ओरिजिनली हम कंपनी के एक शेयर की वैल्यू डिसाइड कर रहे थे, तो उसकी फेस वैल्यू कितनी थी, इट्स ओरिजिनल वैल्यू फेस वैल्यू इज 10, बट इट्स वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस। सो आर वी क्लियर कि फेस वैल्यू क्यों नहीं आती है, क्योंकि आज जो हम शेयर्स दे रहे हैं वो बिल्डिंग में, हम क्या बोल रहे हैं कि हमने बिल्डिंग खरीदी और बदले में शेयर्स दिए थे, और हमें निकालना है कि भाई ये बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है। तो ये बिल्डिंग की कॉस्ट है जितने वैल्यू के हमने शेयर्स दिए, और वैल्यू मतलब उसकी फेस वैल्यू देख के क्या मतलब है, उसकी फेस वैल्यू तो होगी कि जब उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था तो वो शेयर्स की वैल्यू क्या है। भाई आज वो शेयर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, एमआरएफ ले लो, वो एमआरएफ की एक शेयर की फेस वैल्यू 10 या 100 होगी मैक्सिमम। आज वो एमआरएफ का एक शेयर 70,000, 80,000, 90,000 के रेंज में घूमता है। वो देखना है तो तुरंत पता चल जाएगा कितने का है, डाल के देख लो। एमआरएफ शेयर 89,700 देखो, और अगर हम इसकी फेस वैल्यू देखें ना, डायरेक्टली कहीं पे दिया नहीं, वो तो बहुत साइट्स पे भी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे मैं डाल के देखती हूँ फेस वैल्यू। यूजुअली मनी कंट्रोल ये वेबसाइट है जहाँ पे आपको शेयर्स के डिटेल्स बहुत इजीली मिल जाते हैं।
यहाँ पे कहीं तो होगा। अभी ढूंढ लो यार, कहीं तो मिल जाएगा यहाँ पे पक्का ही। कर लेना सर्च। देखो यहाँ पे शेयर होल्डिंग में कुछ दिखेगा, टोटल नंबर। हाँ देखो, अबाउट द कंपनी है ये तो। यूजुअली यू फाइंड इट ऑन दिस वेबसाइट, बट इतना सारी इंफॉर्मेशन होती है ना, तो वहाँ पे ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। देख लेना, आपको पक्का कहीं तो मिल जाएगा ऐसे ही कोई वेबसाइट पे। बट 10 रुपीज़ होगी या 100 रुपीज़ होगी। बट आप सोचो, अगर मैं बिल्डिंग खरीदती हूँ और उसके बदले में एक MRF का शेयर देती हूँ, मुझे क्या निकालना है कि वो बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है। तो आप क्या बोलोगे, वो बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपए बोलोगे क्या उसकी फेस वैल्यू, या उसकी वैल्यू आज के टाइम्स में कितनी है, 90,000 अराउंड। हम क्या बोलेंगे, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 90,000। सो दैट इज वाई फेस वैल्यू कभी भी नहीं देखते इस केस में। हम क्या देखते हैं कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट खरीदते हो और खरीदते वक्त बदले में आप देते हो शेयर्स या सिक्योरिटीज, ओके, तो वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी द फेयर वैल्यू ऑफ दो शेयर्स या सिक्योरिटीज। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? पक्का सबको समझ में आ रहा है? यस, ओके। अब इस पे ही देखते हैं आपका अकाउंटिंग कितना अच्छा है। फाउंडेशन का थोड़ा सा नॉलेज चेक करते हैं, एक इलस्ट्रेशन बनाते हैं, चलो। So there is this Sunrise Limited. It purchases a building and in exchange it gives its shares, okay, या फुल स्टॉप ले लेते हैं यहाँ पे, in exchange it gives its shares, ठीक है। The shares of Sunrise Limited are quoted on stock exchange at ₹1,000 each. Face value of share is 900, is 100, and company issues, सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए ले रही हूं मैं, या चलो थोड़ा सा अगर करना ही है तो कंपनी इश्यूज लेट्स से 5,000 shares as consideration. Past journal entries in the books of Sunrise Limited. क्या हुआ है पहले पढ़ो। सनराइज लिमिटेड ने परचेज की है एक बिल्डिंग, इन एक्सचेंज इट गिव्स इट्स शेयर्स, ठीक है। द शेयर्स ऑफ सनराइज लिमिटेड आर कोटेड, कोटेड मतलब वो स्टॉक एक्सचेंज पे आपको कितने वैल्यू पे मिलते हैं, कोटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एट ₹1,000 ईच, ओके। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹100 and company issues 5,000 shares as consideration. How will you record this transaction in the books of Sunrise Limited? फटाफट जर्नल एंट्रीज नोटबुक में मारो,
और मुझे बताओ। ये फाउंडेशन का जो कंसेप्ट सीखे हो फाउंडेशन में वो, प्लस अभी जो हमने सीखा इसका कॉम्बिनेशन है। एक सेकेंड। हाँ, मोहम्मद बोल रहा है मैम एंट्री आएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 50,000। ओके। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 50,000। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना? 50,000। मुझे बताओ आपकी एंट्री टैली हो रही है क्या? डेबिट में 1 लाख। ये ऑप्शन 1 है। या तो आप इससे अग्री करो या मुझे नया सॉल्यूशन दो। नहीं नहीं, एक सेकेंड अल्ताफ, तुम्हारा ऑप्शन बताओ, क्या बोल रहे हो? ओके, सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू जिससे भी खरीद रहे हैं, सो लेट्स से जब कोई भी वेंडर ले लेते, ठीक है? कितना? 5 लाख। ओके। वेंडर टू शेयर कैपिटल 5 लाख। ओके, ये ऑप्शन 2 है। फेस वैल्यू इज 100। हाँ, ये फेस वैल्यू है 100। ओके, मोहम्मद क्या बोल रहा है, कहाँ पे? बिल्डिंग अकाउंट को 5 लाख आएगा, फिर एंट्री कैसे टैली होगी? अच्छा, मतलब ये 5 लाख आएगा क्या? अरे एंट्री नहीं। और किसी को ट्राई करना है? क्या? मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और मैंने जो अभी प्रिंसिपल्स यूज किए तब मैंने बताया हुआ है। अभी आप आपके सभी मैं एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी। किसको ट्राई करना है और? चलो मैं सॉल्व करती हूँ इसे। क्या अच्छा वाला कुछ कलर चाहिए मुझे। सी, मुझे इतना पता है कि बिल्डिंग मिली हुई है मुझे, सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ओके, अभी ये चैप्टर में अभी हम जो देख रहे थे उसके लिए तो सबसे पहले ये करंट इन्वेस्ट मतलब ये हम कॉस्ट का सोच रहे हैं कि कॉस्ट कैसे निकालना है, तो बाकी चीजें अभी थोड़ा इग्नोर करो। सो बिजनेस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी? हमने क्या सीखा है कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो और बदले में आप दे रहे हो सिक्योरिटीज, तो वो सिक्योरिटीज की जो फेयर वैल्यू है वो ये बिल्डिंग की कॉस्ट है। बराबर कि अगर आपने बिल्डिंग खरीदी और आपने बदले में आपके शेयर्स दिए, तो आपके शेयर्स की जो फेयर वैल्यू है मतलब वो बिल्डिंग की वैल्यू है। यस और नो? बोलो। तो हमने कितने शेयर्स दिए हुए हैं? 5,000। एक शेयर की
वैल्यू कितनी है? 1000। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? जहां पे चीजें बेची जाती है, खरीदी जाती है। नॉलेजेबल विलिंग बायर सेलर, उनको पता भी नहीं होता है बायर सेलर कौन है। तो उसका मतलब मेरे एक शेयर की वैल्यू, आज किसी को भी मेरा एक शेयर खरीदना होगा तो 1000 रुपए देने पड़ेंगे। तो मेरे एक शेयर की वैल्यू 1000 है। और अगर मैं 5000 शेयर सामने वाले को दे रही हूँ बिल्डिंग खरीदने के लिए, सो इन शॉर्ट व्हाट इज वो बिल्डिंग मुझे कितने में मिल रही है? 5000 शेयर्स जिनकी वैल्यू है 1000। सो बिल्डिंग की वैल्यू कॉस्ट कितनी हो रही है मेरे लिए? यस और नो? 5000 इंटू 1000। ये समझा इधर तक? यस। अब बदले में हम क्या, अपने शेयर्स हम कभी भी होल्ड नहीं करके रख सकते अल्ताफ, खुद के शेयर्स कभी भी बाय नहीं कर सकते। सीखोगे तुम ये इन्वेस्टमेंट चैप्टर्स में, इसमें आएगा, सारी चीजें आएगी। क्या? हाँ ना, तो फिर मैं बिल्डिंग ले रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं नया ही शेयर इशू कर रही हूँ। लेकिन मैं पहले क्या लिख रही हूँ? इशू करके मुझे बिल्डिंग आ रही है, तो मैं बोल रही हूँ बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है। सो बिल्डिंग की वैल्यू है, मैंने 5000 शेयर दिए हैं, हर एक शेयर की वैल्यू 1000 है। इन शॉर्ट बिल्डिंग की वैल्यू 50 लाख है। हाँ, मतलब अगर आपको ऐसे एंट्री मारनी है तो आप पहले मारो बिल्डिंग टू वेंडर, और फिर वेंडर टू कुछ मारो, अल्टीमेटली अकाउंट तो कैंसिल ही हो जाता है ना। तो हाँ, दिखेगा ना अभी कैसे रिकॉर्ड होगा। सो बिल्डिंग की वैल्यू तो 50 लाख होगी, बिल्डिंग की वैल्यू 50 लाख है, ये सबको अग्री हो रहा है क्या? यस। अब अब हम बदले में क्या दे रहे हैं? शेयर्स। अब शेयर्स वाला चैप्टर याद करो। जब भी हम शेयर्स इशू करते हैं तो शेयर दिए मतलब शेयर कैपिटल आया। सो आएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू पे दिखता है, यस और नो? हाँ, तो आपका शेयर कैपिटल दिखेगा 5000 शेयर्स इंटू 100, 5 लाख। और ये जो शेयर को देके फिर जो शेयर की एक्स्ट्रा वैल्यू है, इसका मतलब शेयर प्रीमियम पे बिक रहा है। जो शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए थी, अगर हम देते वक्त वो एक शेयर की वैल्यू 1000 रुपए मानी जा रही है, मतलब आप फेस वैल्यू के ऊपर उसे एक्सचेंज कर रहे हो। तो आप ये जो 900 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हो, हर एक शेयर के वैल्यू जो 900 रुपए एक्स्ट्रा है, दैट इज आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। 5000 इंटू 900, 9 5 45, एंड दिस इज द करेक्ट एंट्री। क्या हमें यहाँ तक क्लियर है? ये सब लोग बताओ, एब्सोल्युटली क्लियर? मोहम्मद मराठी में लिख रहा है तू वो, बाप रे। वैभवी क्लियर है क्या? यस। ओके। मुझे आज कुछ और आप पे बर्डन नहीं डालना है, मुझे पता है पहला ही दिन है और मैंने काफी डेंजर चीजें ली है, तो होगा, मतलब इसकी आदत हो जाएगी, डोंट वरी। एक बार ना भी शांति से जितना भी पढ़ा है वो रिवाइज करते हैं, फिर आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? बहुत सारी न्यू चीजें एक साथ सीखोगे ना, तो मतलब पागल हो जाओगे तुम लोग, पहला ही दिन है और
आ जाते हैं। नोटबुक सामने रखो। आई होप जो भी चार्ट्स बनाने थे और एग्जाम्पल्स आपने लिखे हुए हैं, ये मैंडेटरी है लिखना। खत्म नहीं कर रही हूँ, रुको 1 मिनट, रिवाइज करते हैं पहले फिर जाओ। 10 मिनट में रिविजन कर लेते, चलो। सो बेसिकली हमने क्या देखा ये चैप्टर में? सबसे पहले ये चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि जो बंदा इन्वेस्टमेंट करता है उसके बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होता है इन्वेस्टमेंट का, वो हम चेक करने वाले हैं। ओके, अभी हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। तो हमने देखा इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट विच इज हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज ईदर फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंटल, और फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन, और इट कैन बी फॉर एनी अदर बेनिफिट, जैसे टाटा मोटर्स वाला एग्जाम्पल। ओके, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टमेंट करती है, इट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, which is current investments and long term investments. So which investments are called as current investments? So investments basically जिनका nature ही होता है that which are readily realizable and which the organization intends, okay, to hold those investments for a period of less than or equal to 12 months from the date of acquisition. जिस दिन खरीदी है उससे अगर 12 महीने या 12 महीने से कम पीरियड तक आपका इरादा है उसे होल्ड करने का, तो वो करंट इन्वेस्टमेंट होगी। So if an investment is not a current investment, then it is long-term investment. Then we were talking about current investment. Current investment is initially recognized in the books. पहली बार वो books में record की जाती है cost पे। Now what is the meaning of cost? Cost basically simply means purchase price plus it includes acquisition costs like what? Fees, duty, जैसे stamp duty, brokerage, etc. Okay. Now the problem is in certain special scenarios how to calculate cost can be confusing. जैसे let's take example. पहला, if you are acquiring any investment and in return you are paying in cash or through bank transaction, calculating the cost is very easy, purchase price plus acquisition cost. But if you are purchasing an investment in return, you are giving what? You are in return giving shares or securities. Then what will be the cost of the investment? The cost of the investment will be fair value of those shares or securities, और उसका अकाउंटिंग कैसे होता है वो हमने देखा। लेकिन जब हमने ये देखा कि फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, हमें क्वेश्चन आया कि फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है। सो बेसिकली फेयर वैल्यू इज द वैल्यू एट विच एन एसेट कैन बी एक्सचेंज्ड between knowledgeable and willing buyer and knowledgeable and willing seller in an arm's length transaction. Are we absolutely clear? Okay. चलो, सो काफी हैवी हो जाएगा अभी, तो यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं हम। ठीक है, 1 सेकंड में रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर देती हूँ।